नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन आज है। पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन। सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है नोएडा से, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होगा। पीएम मोदी करेंगे एयरपोर्ट का उद्घाटन और सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। 24 साल का इंतजार अब खत्म हो गया है और आज जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही सालों पहले देखा गया सपना आखिरकार आज पूरा होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद से वो एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसमें लगभग कई लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में एसबीजी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का कमान जो है वो पूरी तरह से संभाल लिया है। सीआईएसएफ है, पीएसी है और आरएएफ और एटीएस के जवानों को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। सीसीटीवी निगरानी के लिए भी लगातार कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पुलिस हेल्प डेस्क के साथ साथ काम करना भी शुरू कर चुकी है और पूरे इलाके को रेड जोन में घोषित कर दिया गया है और एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी सक्रिय कर दिया गया है। 20,000 वाहनों को खड़ा कर दिया गया है। और ऐसे में हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं अरबाज, जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अभी अपडेट है, क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि मौके पर वो मौजूद हैं। और ऐसे में क्या कुछ अपडेट है अरबाज? बिल्कुल, देखिए, बात की जाए आज जेवर एयरपोर्ट की तो भव्य यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है, भव्य समारोह हो रहा है, जिसका उद्घाटन 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ देखा जा सकता है कि एक भव्य प्रोग्राम बना है, बड़ा पंडाल यहाँ पर लगाया गया है, लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। और आज जेवर एयरपोर्ट का जो सपना था, जो 19 साल से जो सपना था, वो आज पूरा होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि यहाँ पर अभी थोड़ी कुछ देर में लोग पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन है, क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं अरबाज? माफी चाहूंगा, फिर से बोलिए। कह रही हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से कितना कुछ इंतजाम किया गया है यहाँ पर अरबाज? देखिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस बल को तैनात किया गया है। कई हजार पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया। पूरा यमुना एक्सप्रेस पर ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है, जो पर ज्यादा रोड जहाँ पर ट्रैफिक लगता है उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। और सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर एसडीआरएफ टीम लगातार पर है। और कहीं ना कहीं माना जा सकता है इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं, और ऐसे में खुद प्रधानमंत्री का होना तो एक बड़ी बात है, और उनका उद्घाटन वो कर रहे हैं। और सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम, मैं बता दूं अनीता, यहाँ पर पुख्ता इंतजाम चारों तरफ किए गए हैं। बिल्कुल, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अरबाज? देखिए, ट्रैफिक की बात की जाए तो डीएनडी से जब वीआईपी लोग होंगे आने को लोग होंगे, दिल्ली से लोग आएंगे, वीआईपी लोग होंगे, उनको डाइवर्ट किया गया है। उनके रोड अलग तैयार किए गए हैं। जो अधिकारी हैं जो उनके अलग रोड तैयार किए गए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रैफिक का बात की जाए तो ट्रैफिक बल को पूरी तरीके से लगा दिया गया है। ऐसे में अरबाज, आपने वीआईपी लोगों की बात की है, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। ऐसे में कौन कौन खास मेहमान जो हैं आज यहाँ पे शामिल होने वाले हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, सबसे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो खुद मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ जो कि, और दो केंद्रीय मंत्री मौजूद होंगे, तीनों सांसद, तीनों विधायक यहाँ के आसपास के, और एमएलसी जो भी हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बता सकता हूँ कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं, तो बड़ी मामला देखने को मिल सकता है कि लोगों के आने की संभावना है। बॉलीवुड जो कि बॉलीवुड डायरेक्टर है बोनी कपूर, वो यहाँ पर मौजूद है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज आपका। पीएम मोदी आज इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ऐसे में शुरुआत की तैयारियों को अंतिम रूप लगातार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोएडा पहुंचने वाले हैं। ऐसे में एयरपोर्ट का आज उद्घाटन है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और प्रधानमंत्री 11:30 बजे गौतम बुद्ध नगर के जेवर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां पर वो टर्मिनल भवन का निरीक्षण करेंगे। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मुकेश जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये भव्य जो एयरपोर्ट बना है उसका उद्घाटन करेंगे। मुकेश जी, देखिए, एक तो ना मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का
नई दिल्ली चलेगा, पूर्व प्रवक्ता हूँ। ठीक है, माफ कीजिएगा, बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि जनता का भी एक सपना था और 24 साल के बाद ये सपना जो है वो साकार हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं ये मुकेश जी? उत्तर प्रदेश 2017 से पहले बीमारू प्रदेश या बहुत पिछड़ा प्रदेश या क्राइम की कैपिटल स्टेट माना जाता था। बिल्कुल। 2017 के बाद जब ये विकास की धारा उत्तर प्रदेश में बहना शुरू हुई है, उसमें जो ये मील का पत्थर है, ये एक इतनी लंबी छलांग है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, यहाँ की जनता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो ये बहुत लंबी छलांग है उत्तर प्रदेश के लिए। बिल्कुल। अगर एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद ये जब ऑपरेशनल हो जाएगा और ये फुल फ्लैश जब एयरपोर्ट पूरी तरह से अपना कार्य क्षमता प्रारंभ कर देगा, तो उसके बाद ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश को मिलने जा रहा है। बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक एयरपोर्ट के आने के बाद यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे कितने रोजगार सृजित होंगे, यहाँ की जमीन, यहाँ पे कितनी इंडस्ट्री, यहाँ पे कितने ऑफिस, किस हिसाब का ये प्रदेश का उन्नति का एक बहुत मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। बिल्कुल। ऐसे में आज का दिन सुरेश जी बेहद ही मुकेश जी बेहद ही खास है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भी आज महारैली होने वाली है। देखिए, वो रैली करें, वो और कुछ कर रहे हैं, वो अपना से साधने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, वो देश की जनता, खासकर यूपी की जनता को एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जो हर परिवार, उत्तर प्रदेश में बसने वाले हर परिवार में समृद्धि और सुख का संचालित करेगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो भी कोई रैली हो रही है या और कुछ जो भी उनके कार्यकलाप है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के मद्देनजर, चुनाव को देखते हुए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मकसद से किए जाते हैं। ठीक है मुकेश जी, आप ये बात कह रहे हैं, विपक्ष भी यही कह रहा है कि चुनाव को देखते हुए इंटरनेशनल का ये जो एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन हुआ है, ये बना भी है और आज उद्घाटन भी होगा। विपक्ष भी लगातार यही सवाल उठा रहा है। देखिए, बड़ी पुरानी कहावत है कि जो जैसा होता है ना, वो दूसरे को उसी तरह से समझता है। ये विकास का कार्य 2017 में जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी, उसके बाद ये काम शुरू हुआ। 2022 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा। आज इसका एक प्रॉपर तरीके से, जिसको कहना चाहिए, ऑपरेशनल उद्घाटन हो रहा है। तो इसमें चुनाव तो आते जाते रहते हैं, बीच में कितने चुनाव आए होंगे, आगे भी कितने चुनाव आए होंगे। चुनाव से इसको जोड़ना उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता सिर्फ चुनाव से आगे निकल ही नहीं सकती और ना निकली है। उनको तो धन्यवाद करना चाहिए माननीय श्री योगी जी का और फिर प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उन्होंने प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए एक ऐसा मील का पत्थर स्थापित करने जा रहे हैं जो आने वाले कई सदियों में ये एक इतिहास का एक मील पत्थर बनेगा। बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका। धन्यवाद। बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल का आज उद्घाटन है। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे और सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम भी किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पीएम मोदी की ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। मिलकर काम करें और तैयारियां मजबूत रखें। पीएम मोदी का बयान निकलकर सामने आया। ऐसे में सरकार बोली है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान जंग को लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और नागरिकों की सुरक्षा है। पीएम मोदी ने सप्लाई चेन सही रखने और जमाखोरी, कालेबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही खाद के स्टॉक और वितरण पर भी नजर रखने को कहा गया है। ऐसे में इससे पहले सरकार ने कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र के फैसलों की सराहना की और तेल में एक्साइज ड्यूटी घटाने और एलपीजी बढ़ाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त सप्लाई है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है।
और इस मुद्दे पर पीएम ने पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। बैठक में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, यूपी के योगी आदित्यनाथ, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, पंजाब के भगवंत मान, गुजरात के भूपेंद्र पटेल और जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और अरुणाचल प्रदेश के भी मंत्री जो है वो शामिल रहे। ऐसे में तमाम मुख्यमंत्री जो है इस बैठक में शामिल हुए, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीम इंडिया की तरह हमें काम करना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी के ईरान जंग पर मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक हुई है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा, तो वहीं मुख्यमंत्रियों का कहना है कि प्रदेश में पूरी तरह से एलपीजी गैस है, पेट्रोल है और डीजल की पर्याप्त मात्रा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीते शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के, उन्होंने उनसे बातचीत की और प्रदेशों की जानकारी हासिल की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इस प्रस्ताव में आर्मी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए कई अहम सिस्टम और प्लेटफॉर्म शामिल है। सेना के लिए एयर डिफेंस टैक्स सिस्टम और आर्म्स टैक्स, गोल बारूद और साथ ही धनुष गन सिस्टम और रनवे जैसे कई ऐसे सिस्टम है जिनको मंजूरी मिली है। वित्तीय साल 2025 और 26 में डीएसी अब तक 55 प्रस्ताव मंजूर कर चुकी है, जिसकी कुल लागत 6.73 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है और इस दौरान 503 डिफेंस डील साइन हुए हैं, जिसकी कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपए आंकी गई है। सरकार के मुताबिक किसी एक वित्तीय साल अब तक का सबसे बड़ा रक्षा खरीद और मंजूरी का आंकड़ा है। भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या 400 मिसाइल S-400 मिसाइल सिस्टम, साथ ही Su-13 इंजन मिसाइल को भी मंजूरी मिली है। ऐसे में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 और IL-76 को जगह मिली है। ड्रोन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट में ऑपरेशनल और साथ ही सर्विलांस क्षमता भी बढ़ी है। Su-13 इंजन अपग्रेड में विमानों की लाइफ भी बढ़ेगी। भारत खरीद को ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर S-400 को मंजूरी मिली है। आर्मी को धनुष गन सिस्टम मिलेगा और भारतीय खरीदार जो है वो 2.28 करोड़ रुपए है। S-400 और ड्रोन्स पर पूरा फोकस है। आर्मी को धनुष गन सिस्टम मिलेंगे और इसके साथ ही भारत खरीदेगा 2.38 लाख करोड़ रुपए के हथियार। S-400 और ड्रोन्स पर सरकार का जो है वो पूरा फोकस है। वहीं नेपाल से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली गिरफ्तार। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में आए हैं बालेन शाह। जेएनजी प्रोटेक्ट्स के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नेपाल से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही कि नेपाल के जो पूर्व पीएम है केपी ओली गिरफ्तार हुए हैं और प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में आए हैं बालेन शाह। जेएनजी प्रोटेक्ट्स के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को पुलिस ने सुबह गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारी पिछले साल हुई जेएनजी प्रोटेक्ट्स के मामले में हुई है और ये कार्रवाई उस समय हुई है जब कल ही बालेन शाह ने नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। पुलिस के अनुसार ओली की सुबह भक्तपुर के घर से उन्हें पकड़ा गया है। वहीं रमेश लेखक को सुबह करीब 5 बजे सूर्य विनायक से गिरफ्तार किया गया है। ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की शिकायत के बाद शुरू हुई और जांच के आधार पर की गई है। एक जांच आयोग ने सुझाव दिया है कि इन नेताओं पर लापरवाही का केस चलाया जाएगा और इस मामले में 10 साल तक की सजा हो सकती है। रिपोर्ट में कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है। पिछले साल हुए इन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हो गई थी और अरबों की संपत्तियों को नुकसान हुआ था और इस मामले की जांच एक आयोग ने की है, जिसकी अगुवाई पूर्व जज जो है गौरी बहादुर कर्की ने की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रदर्शन के दौरान हालातों को संभालने में गंभीर लापरवाही हुई है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने पहले से मिली चेतावनी के बावजूद सही कदम नहीं उठाए हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए और कई लोगों की जान चली गई। गिरफ्तारी से पहले प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को लागू करने का फैसला लिया गया है और इसके बाद ही पुलिस ने ये बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि नेपाल से ये खबर है, जहां पर जेएनजी प्रोटेक्ट्स के दौरान लापरवाही के मामले में नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा
जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में बालेन शाह नजर आ रहे हैं। जेएनयू प्रोटेस्ट के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। नेपाल के पूर्व पीएम जो है केपी ओली जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं। प्रधानमंत्री बनते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं बालेन शाह और जेएनयू प्रोटेस्ट के दौरान ये लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है उन पर। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 घोषित अपराधियों को संपत्ति कुर्की की है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादी तंत्र के खिलाफ लगातार कार्रवाई के तहत पुलिस ने पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के तहत अचल संपत्ति कुर्क की है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के सहयोग से 2 लोगों को 2 कनाल और 16 जो है जमीर, इसके साथ ही 2 कमाल जमीनों को कुर्क किया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि लगातार प्रयासों के बावजूद सभी आरोपी कानूनी कार्रवाई से बच रहे थे और इसके बाद से कोर्ट ने उन्हें सीआरपीएफ की धारा के तहत उन्हें अपराधित घोषित किया है। ऐसे में न्यायालय के आदेशों के पालन करते हुए राजस्व अभिलेखों और स्थानीय पूछताछ के माध्यम से संपत्ति के उचित सत्यापन के बाद से इन्हें कुर्की की कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जम्मू कश्मीर से खबर है जहां पर 3 घोषित अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई है। ऐसे में पुलिस ने संपत्तियों को कुर्क किया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आतंकवादी विरोधी कार्रवाई में संपत्तियों को कुर्क किया गया है। 3 घोषित अपराधियों की संपत्ति जो है वो कुर्क की गई है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं दुष्कर्म के आरोपी धर्मगुरु अशोक खरात से संबंध को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही एनसीपी नेता रूपाली ने पार्टी की महाराष्ट्र महिला शाख के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि सुनेत्रा पवार से फोन पर हुई बातचीत के बाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रही हूं और इससे पहले खरात से संबंधों का खुलासा होने के बाद से उन्होंने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पत्र में उन्होंने कहा है कि उन्होंने खरात यानी कि अशोक खरात मामले में पहले ही दिन अपने रुख को स्पष्ट कर दिया था और इस बात पर जोर दिया था कि उनकी वित्तीय लेन देन या फिर कथित कदाचार से उनका कोई भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष कोई भी संबंध नहीं है। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली ने कथित तौर पर दुष्कर्म आरोपी जो है अशोक खरात के साथ होने वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इसके बाद से उन्होंने इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार मांग तेज हो रही थी और इसके बाद से कई दलों के वरिष्ठ नेताओं ने भी खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अशोक खरात जो है वो नासिक के एक स्वयंभू ज्योतिष और अंक शास्त्री हैं जिसे हाल ही में पुलिस ने एक 28 साल की महिला की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उन्होंने महिला को नशीला पदार्थ देकर लंबे समय तक उनका यौन शोषण किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की। फोन कॉल के माध्यम से ये बातचीत हुई है और उन्होंने एलन मस्क की लाइन पर भी बातचीत की है और ये दावा किया है कि न्यूयॉर्क रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि एनवाईटी ने अपनी रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि प्रधानमंत्री और ट्रंप के बीच हुई फोन कॉल में एलन मस्क भी जुड़े हुए थे और ट्रंप ने इसी हफ्ते पीएम मोदी को फोन लगाया था और दोनों नेताओं के बीच ईरान युद्ध को लेकर चर्चा हुई थी। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने पर भी बातचीत हुई थी। 28 फरवरी से ईरान युद्ध जो है वो शुरू होने के बाद से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच ये पहली बातचीत हुई थी और अब न्यूयॉर्क टाइम ने कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि एलन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल पर जुड़े हुए थे। युद्ध जैसे संकट के समय 2 राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच होने वाली बातचीत में किसी आम नागरिक का इस तरह से शामिल होना एक असामान्य बात है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मस्क के इस कॉल में शामिल होने की पुष्टि 2 अमेरिकी अधिकारियों ने की है और इससे ये संकेत मिलता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ संबंध फिर से बेहतर हो रहे हैं और पिछले साल ट्रंप और मस्क के बीच अनबन भी हो गई थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मस्क इस कॉल पर क्यों जुड़े थे या फिर उन्होंने बातचीत के दौरान कुछ कहा था या नहीं। एनवाईटी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फोन पर जो कॉल हुआ था उसमें एलन मस्क भी जुड़े हुए थे, लेकिन इस खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि अगर वो जुड़े थे तो एक सामान्य नागरिक का इतने महत्वपूर्ण बातचीत में जुड़ना कोई सामान्य बात नहीं है और हालांकि ये बात जो है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं बताई जा रही है। ये एनवाईटी रिपोर्ट में दावा किया गया है क्योंकि ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर
बीते दिनों बातचीत हुई थी, जिसके बाद से फोन पर हुई चर्चा में एलन मस्क भी शामिल थे। ये चर्चाएं निकलकर लगातार सामने आ रही है। हालांकि ये एनवाईटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है, लेकिन खबर अभी भी पूरी तरह से खबरों की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है। वहीं इजराइल ने ईरान के याज में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट को निशाना बनाया है। इजरायली सेना के मुताबिक हमले में उस फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है जहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट के लिए जरूरी प्रोसेसिंग होती है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघाची ने चेतावनी दी है कि इन हमलों के लिए इजरायल को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने बताया है कि हेवी वाटर फैसिलिटी और अर्दाकना यलोकोक में प्रोटेक्शन प्लांट पर भी जो है वो लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि इस हमले के बाद से आसपास के इलाकों में रेडिएशन स्तर पर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। एजेंसी ने कहा है कि इस घटना की जांच कर रही है और लगातार हालातों पर हम नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने हॉर्मुज को बताया है स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया है शांति दूत और इसके साथ ही बड़ा दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो ट्रंप का स्ट्रेट है। ऐसे में ट्रंप एक बार फिर से खुद को पीस मेकर बताते हुए कह रहे हैं कि अगर उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है तो फिर ये किसी को भी नहीं मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगला निशाना क्यूबा होगा। ट्रंप ने दावा किया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की सैन्य क्षमताओं में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है और अब वहां के शासन समझौते के लिए भीख मांग रहा है। और इस दौरान अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का स्ट्रेट ऑफ ट्रंप तक कह दिया है। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा है कि मिडिल ईस्ट अब ईरानी आतंक और न्यूक्लियर ब्लैकमेल में मुफ्त होने के करीब है। उन्होंने कहा कि मेरे नेतृत्व में अमेरिका इस कट्टरपंथी शासन से पैदा खतरे को खत्म कर रहा है और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जरिए ईरान की ताकत को तबाह कर रहा है। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। मैंने इसे अपने पहले कार्यकाल में बनाया है। हमारे पास ऐसे हथियार हैं जिन्हें किसी ने नहीं देखा होगा और कुछ के बारे में तो कोई जानता भी नहीं होगा सिवाय कुछ लोगों के। 47 साल तक ईरान की मिडिल ईस्ट का बुली माना जाता था, लेकिन अब वहां से वो सभी भाग रहे हैं। वहीं गोल्फ की दुनिया के बादशाह 15 बार के मेजर चैंपियन टाइगर वुड्स से एक बार फिर से कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 50 साल के वुड्स को पूरी तरह से ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंसर, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और कानूनी जांच में सहयोग न करने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। ये घटना तब हुई है जब उनके घर के पास उनके लैंड रोवर कार पलट गई। फिलहाल उनकी मार्टिन काउंटी जेल में रखा गया है, जहां पर फ्लोरिडा के कानून के मुताबिक उन्हें कम से कम 8 घंटे हिरासत में रहना होगा। हैरानी की बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद से जब वुड्स के विरुद्ध टेस्ट किया गया है तो उन्हें अल्कोहल की मात्रा शून्य पाई गई है। हालांकि उन्हें यूरिन टेस्ट कराने से भी इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि वुड्स किसी तरह की दवाई या फिर ड्रग्स के प्रभाव में लगा रहता है और जिसके बाद से गाड़ियां जो है संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद की गई। याद रहे कि इससे पहले 2017 में भी उन्हें इसी तरह के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से उन्हें कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाई गई थी। टाइगर वुड्स पिछले कुछ सालों से अपनी चोटों और फिटनेस से जुड़े हुए मामलों में लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। साल 2021 के क्लोरोफॉर्निंग में एक भीषण कार हादसे के दौरान उनके करियर में लगभग ब्रेक लग गया था, जिसके बाद उनके पैरों में भी फ्रैक्चर हो गया था। और अपनी वापसी और शारीरिक चुनौतियों पर बात करते हुए पिछले महीने वुड्स ने कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि बस इतना ही कह सकूंगा। जिसके बाद से सर्जरी के बाद उन्होंने कई चुनौतीपूर्ण काम भी किए और अब मैं जीवन में एक नए दशक में प्रवेश कर चुका हूं। तो ये एहसास गहरा हो चुका है और अब मैं चैंपियन टूर पर गोल्फ कोर्ट के उपयोग करने के अवसर मिल सकता है। मैं मुख्य पीजीए टूर का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उसमें विश्वास नहीं रहता, लेकिन चैंपियन टूर पर यह निश्चित रूप से एक विकल्प है। में पुलिस ने पकड़ा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि शराब पीकर खिलाड़ी ने ट्रक को टक्कर मारी है, जिसके बाद से गोल्फ किंग जो है टाइगर वुड्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, फ्लोरिडा की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हालांकि शराब पीकर खिलाड़ी ने ट्रक में टक्कर मार दी है, जिसके बाद से उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेल 24 भारत। नमस्कार।